एवरी एटम, कोई भी एटम जो है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम जो होता है, जो आपको एटम देखने को मिलते हैं जो भी, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? इस वर्ड का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का, इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल शब्द का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी भी एटम को देखते हैं, जब वो आयन के फॉर्म में नहीं है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग होता है कि उस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उसके न्यूक्लियस में, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का जो मैथमेटिक्स की भाषा में है वो मीनिंग ये है। डायग्रामेटिक भाषा में अगर इसको देखें, इन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे समझ लो इसको, ऐसे देखो, जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई एटम होता, ठीक है। इस एटम में हमने कोई भी एटम मान लिया, ये है एटम का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है एटम का, ये न्यूक्लियस है एटम का। इसके अंदर हमने बोला कि 10 प्रोटॉन है और 10 ही इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अभी एटम कैसा है? अभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या बोला गया इसमें कि एक मेरे पास एटम था जिसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन थे और उसके अंदर उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। तो एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो क्या इस कंडीशन में कोई चार्ज आएगा? नहीं, अभी कोई चार्ज नहीं आएगा। याद करो, एक नोट डलवाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज कब आता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो ना तो एक्सेस है ना डिफिशियंसी है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। सही, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होने से क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं टोटल चार्ज की वैल्यू देखूं, क्यू टोटल अगर देखूं भाई साहब इसी के अंदर, तो हम एक चीज जानते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है यानी +10, प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो -10। अरे -10 +10 भाई साहब, आप तो बहुत होशियार हो मैथमेटिक्स में। +10 -10 ये तो 20 हो गया। 20 का नहीं भाई, 20 नहीं हो गया तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यानी जो टोटल चार्ज इसमें देखने को मिला मेरे को, वो क्या मिला? 0। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब अभी एटम कैसा था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने चाहिए। एक बात मैं एडवांस में आपको बता के चलूं, किसी भी एटम को चार्ज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए जो मेन रोल होता है वो इलेक्ट्रॉन प्ले करता है, प्रोटॉन कोई रोल प्ले नहीं करता। उसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि प्रोटॉन बाउंडेड है। क्या बोला? प्रोटॉन बाउंडेड है। प्रोटॉन बाउंडेड काइंड में है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बंधा हुआ है, किस वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। वो न्यूक्लियर फोर्स उसको, प्रोटॉन को अपने न्यूक्लियस से बाहर आने ही नहीं देते। जब न्यूक्लियस से बाहर प्रोटॉन आएगा नहीं तो ये आदान प्रदान उसका यानी ट्रांसफरेंस उसका हो नहीं पाएगा। इस वजह से ये बोला जाता है कि मेन चार्जिंग का जो फिनोमेना है, जो भी मेन चार्जिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे वो किसके बेसिस पे सीखेंगे? वो सीखेंगे मात्र इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ना कि प्रोटॉन के बेसिस पे। तो क्या बोला गया कि टोटल चार्ज अभी इसमें 0 था, अभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो उसमें कोई चार्ज था? नो, ये सामने आपकी कोई चार्ज नहीं। अब टू चार्ज इट, अगर मेरे को इसे चार्ज करना है, अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को, इस एटम को चार्ज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये करना पड़ेगा, टू चार्ज इट वी मस्ट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब, हमें क्या डिस्टर्ब करना पड़ेगा? वी मस्ट डिस्टर्ब द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। अगर मेरे को इस एटम को चार्ज करना है तो इस एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इस एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कैसे करेंगे? सब न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि Np प्लस इक्वल्स टू Ne माइनस, Np प्लस इक्वल्स टू Ne माइनस, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons when atom is not charged, when atom is neutral. Under neutral condition this phenomena is, this condition is valid. अब इसको अगर चार्ज करना है तो क्या कर दो? सिंपल सी इसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दो, यानी इक्वल ना रहे। अभी तक इक्वल जो था वो इक्वल ना रहे, इक्वलिटी को हटा दो उसकी। अब अगर ये इक्वल नहीं रहेगा
बेटा ये नोट कर लो पहले, मैं इसको रब कर रहा हूं, इससे जगह नहीं बची। नोट किया? देखो आगे कि कॉज ऑफ चार्जिंग में चल रहा है, यानी अगर इसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दिया है मैंने, तो न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने का मीनिंग क्या हुआ कि एनपी प्लस और जो एनई माइनस बराबर था वो बराबर नहीं है। जैसे ही बोला गया कि बराबर नहीं है तो दो केस एराइज हो सकते हैं इसमें। कौन सा केस? अगर आप होशियार हो तो एक ही बार में पकड़ लोगे इस बात को कि एक केस ये हो सकता है कि एनपी प्लस ग्रेटर देन एनई माइनस हो जाए, या दूसरा केस ये हो सकता है कि एनपी प्लस लेस देन एनई माइनस हो जाए। एनपी प्लस ग्रेटर देन एनई माइनस या एनपी प्लस लेस देन एनई माइनस। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि या तो अगर बराबर नहीं होगा तो एक चीज होगी, या तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, या प्रोटॉन कम होंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। तीसरा कोई केस इसमें न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करके नहीं कर सकते। अब अगर एक चीज देखें इसमें, जिस कंडीशन में प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा हो जाए, अब सुनना वहां तुम बोल रहे थे ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लॉस का मतलब तो भाई साहब कम होना होता है और आप तो गेन बोल रहे हो। तो उसका लॉजिक जरा ध्यान से क्लियर इसमें कर लेते हैं। हमने ये बोला कि अगर एनपी प्लस ग्रेटर देन एनई माइनस है, इसका मतलब प्रोटॉन्स की वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कम है। तो इस केस को क्या बोलेंगे? इसमें ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं क्या? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सा बढ़ गया भाई साहब? इसमें बढ़ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। यानी ये कंडीशन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको पिक्चर क्लियर हुई है इस चीज की। क्या पिक्चर क्लियर हुई है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि ये तो बढ़ रहा है भाई, पॉजिटिव तो बढ़ रहा है। जब पॉजिटिव बढ़ रहा है तो पॉजिटिव बोल देंगे, जो बढ़ रहा है वैसा बोल देंगे। भाई ये इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है इसलिए इसको ये बोल देंगे। अगली बात अगर बहुत ध्यान से देखी जाए तो समझ इसमें, अगर इसको थोड़ा सा पिक्चराइज करके भी देखें, इसको ड्रॉ करके भी देखें तो ध्यान से देखना। ये पहले नोट कर ले एक बार। इसकी ड्रॉइंग ना मैं इस वाली की ड्रॉइंग यहाँ कर रहा हूँ, इस वाली की ड्रॉइंग में यहाँ करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था शुरुआत में, इसको भी बना लेता हूँ। चल भाई ऐसे मान के चल, ये मेरे पास एटम था, इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे थे इसकी शेल में। कोई भी शेल हो सकती है, KL उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, ओवरऑल टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। मैंने क्या किया, मेरे को एनपी प्लस एनई माइनस करना है। एक चीज मैं आपको इसमें बता के चलो, तुम प्रोटॉन को नहीं छेड़ सकते। मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, प्रोटॉन को तुम नहीं छेड़ सकते। अगर जैसे मान के चलो किसी भी एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अगर किसी भी एटम में 5 है तो 5 ही बने रहेंगे। तुम उसको चार्ज करो चाहे चार्ज मत करो, भाई साहब तुम कितने भी गुस्सा हो जाना कि भाई अगर छोड़ दो, मैं आगे समझ को पहले वो आगे देखेंगे। क्या बोला कि कहां थे यार, कि अगर इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर हैं, उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाउंडेड होता है, बंधा हुआ होता है। न्यूक्लियर फोर्स उस प्रोटॉन को उसके अपने अंदर से अपने स्ट्रॉन्ग नेचर होने की वजह से बाहर नहीं आने देगा। ये सारी बातें तुमको मालूम है कि नहीं बेटा? मुझको ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताता चला जा रहा है इस चीज को। न्यूक्लियर फोर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास न्यूक्लियर फोर्स वगैरह नहीं आता, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कंपैरिजन है, तो उसको अपन आगे मॉडर्न फिजिक्स में देख लेंगे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा इसको सुनते जाइए। हालांकि ये चीज सिंपल चल रही है, टिपिकल कुछ है नहीं इसमें, टिपिकल तो फिजिक्स है ही नहीं, वैसे सिंपल ही फिजिक्स है। इसको देख लिया भी है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि इसमें 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, कोई बुराई नहीं थी, आराम से खेल रहे थे दोनों बैठ के, कोई समस्या नहीं थी। अब हमने इसको ये प्लस पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, नेगेटिव चार्ज कम करना है, इसमें नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना है, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है। तो एक चीज बस इसमें भी ये ध्यान रखना कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते तुम। इसलिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एटम के अंदर एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन।
जो है वो बाउंडेड रहता है। क्यों रहता है? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। कैसे होगा, कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, उन सारी बातें मॉडर्न फिजिक्स में कर लेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा, क्या रेंज होगी, क्या ऑर्डर होगा, उसका एटम का ऑर्डर क्या होगा, साइज क्या होगा, उसके न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स का कंपेरिजन क्या होगा, किस किसके बीच में लगता है, कब लगता है, कब नहीं लगता है, XYZ A B C D सबको उसमें बात करेंगे। अभी ये समझ में आना चाहिए कि प्रोटॉन फिक्स होता है, प्रोटॉन को किसी भी एटम के अंदर से निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आवर है, प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता है भाई साहब। भाई तो क्या बोला गया इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था। अगर मेरे को पॉजिटिव चार्ज करना है तो मैंने क्या किया, इस सिचुएशन में देखना, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, यानी कंडीशन कुछ ऐसी बनी, ये प्रोटॉन तो 10p+ यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तो फिक्स है, हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव। पहले 10 थे, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने बचे भाई साहब? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसमें देख गिनती, अगर इसको बोल रहा हूं मैं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? Np+, और इस आइटम को क्या बोल रहा हूं? Ne-, तो इसमें कौन सी चीज ज्यादा हो गई? ये ज्यादा है, obvious सी बात है, यानी Np+ इसमें ग्रेटर हो गया। हमने जबकि इसको टच भी नहीं किया, इसको छेड़ा भी तो भी ग्रेटर हो गया इससे। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। इस टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। इससे पिक्चर क्या क्लियर हुई कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो, उसको ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इसके अपोजिट केस ये कि मान के चलो जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाले, हम सिचुएशन क्या करें, उधर निकाले थे ये, हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें, एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो पहले थे 10, अब कितने हो जाएंगे? इसमें प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स है, प्रोटॉन की वैल्यू तो फिक्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन नेवर बी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो जो भी 10 थे तो अब कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अगर मैं बहुत ध्यान से इसमें देखूं तो अगर ये Ne- है बेटा, ये Np+ है, तो Ne- ज्यादा हो गया Np+ से। अगर Ne- Np+ से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज बन गया? नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और सुनना है इसमें, फिर नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जो सिखा रहा हूं उसमें न्यूमेरिकल भी आता है, और उसका न्यूमेरिकल क्लास में भी फर्दर थोड़े समय के बाद सॉल्व भी करेंगे। देखो, तुम एक बात का जवाब देना, तो मार्केट में मान लीजिए चलो कुछ सामान लेने गए, मार्केट में शक्कर लेने गए, ले ली 1 किलो शक्कर ली थी, 1 किलो शक्कर ले लिया आराम से आपने, ठीक है भाई। दुकान वाले ने क्या किया? दुकान वाले ने शक्कर की बोरी बगल में रखी हुई थी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कनेक्ट कर पाओ उस चीज को कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीजें दिखता नहीं है। भाई आपने रात को लाइट खुली छोड़ दो तो ऐसा नहीं कि सुबह आपको 10-20 किलो इलेक्ट्रॉन जमीन पर डला मिल जाएगा, उसकी साफ सफाई करवाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये ऐसी चीजें जो 12th की फिजिक्स में देख रहे हो, ऐसी चीजें जो हमें होती सब है, लेकिन जैसे 11th की फिजिक्स आप महसूस कर पा रहे थे कि फोर्स लगा, हाँ यार लगा यार, ये घुमा के उसने दिया गाल पे तो फोर्स लगा यार, मजा आया उसमें, कुछ ना कुछ मोमेंटम भी लगा, इसने ये कंजर्वेशन किया, हाँ यार ये चांटा मारा, इंपल्सिव नेचर का फोर्स था। ऐसा आपको 12th में थोड़ा सा देखने को कम मिलेगा, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी आएगी, आपको समझ में पूरा आएगा। तो उसको थोड़ा सा ना एग्जांपल से कनेक्ट करके समझेंगे ना, तो आपको फीलिंग अच्छी आती चली जाएगी। तो खैर मैंने बोला कि आपको मार्केट में वो सामान लेने गए, आपने 1 किलो शक्कर ले ली, 1 किलो शुगर मार्केट से खरीद ली, तो शक्कर की बोरी दुकान की काउंटर के बगल में रखी हुई थी, आप भी वहां बैठे हुए थे। दुकानदार क्या था कि आपको शक्कर देके और शक्कर को तराजू पे रखा, छोड़ के चला गया, ठीक है। वो अंदर किसी काम से गया, अंदर किसी ने बुलाया, जो भी था XYZ कुछ भी था, आपने उतने में क्या किया कि उसकी शक्कर की बोरी में से थोड़ी शक्कर उठा के और डाल दी। भाई साहब जो फ्री मिल रहा है तो उसको क्यों छोड़ो, तो भाई उसमें से आपने थोड़ी शक्कर उठा के उसमें और डाल दी, कोई बुराई नहीं है। आप भाई साहब ये भूल गए कि तराजू पर रखी हुई है ये। अब वो दुकान वाला आया, दुकान वाले ने यार तोल के तुम 1 किलो जाता है, ये 1 किलो में यार ये 20 ग्राम ज्यादा शक्कर कैसे, समझ गया इसकी कलाकारी इस लड़के की। अब उसने क्या किया कि उसमें से जो शक्कर तुमने एक्स्ट्रा थी उसने उठा के उसमें से निकाल दी, ठीक है। ये सीन हो गया। इस सीन से हमें क्या सीखने को मिला? इस सीन से ये सीखने को मिला कि पहली बात जो आपको सीखने को मिला, मॉरल क्या है इस सीन का, मैं उस पर नहीं जा रहा। इस सीन से हमें सीखने को फिजिक्स में क्या मिला वो सुनना। जब उस आदमी ने 1 किलो शक्कर तौल दी थी, तूने 1 किलो शक्कर मांगी थी, 1 किलो शक्कर के पैसे दिए, उसने 1 किलो तौल के रख दी थी, गलती से वो तराजू पर जो उठाना भूल गया था, वो शाम था अंदर गया, तूने उसमें शक्कर उठा के बोरी में से और डाल ली, तो 20 ग्राम शक्कर तूने अगर उसमें और डाल दी, तो एक बात बता मेरे को, वो मास जो था उस 1 किलो शक्कर का बढ़ा के कम हुआ, बढ़ा। जब उस आदमी ने आके उसमें से वो 20 ग्राम शक्कर हटा के उसने अपने बोरी में डाल दी,
तो तेरी जो 1 किलो शक्कर में मास बढ़ा था वो मास बढ़ा के कम हुआ, कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि शक्कर को तूने ऐड किया तो मास बढ़ गया, शक्कर को कम किया तो मास कम हो गया। हम बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे तो मास उसका इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से मास उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? गेन, मास इंक्रीज। और अगर इलेक्ट्रॉन को किसी ऑब्जेक्ट में से निकाल देंगे, जैसे उसने शक्कर निकाल दी थी, तो मास उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे को एक बात का जवाब देना। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मास पूछूं, इस वाले केस में मास बढ़ेगा, किस वाले केस में ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा? ऑब्जेक्ट का मास किस केस में बढ़ेगा? ऑब्जेक्ट तो ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ये भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, लेकिन चार्ज ऑब्जेक्ट इन दोनों केस में कौन से केस में मास ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा? मास उसमें बढ़ेगा क्योंकि तूने ऐड या सब्सट्रैक्ट क्या किया? इलेक्ट्रॉन। मास उसमें बढ़ेगा जहां तूने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, और मास वहां कम हो जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। प्रोटॉन को तो चेंज नहीं किया तूने, यहाँ भी प्रोटॉन फिक्स है, यहाँ भी प्रोटॉन फिक्स है। चेंज किसको किया? इलेक्ट्रॉन को। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े उसमें मास बढ़ा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए उसमें मास कम हो गया। तो अगर मैं इसमें बात समझूं बहुत ध्यान से तो मेरे को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। मास विल इंक्रीज, मास विल इंक्रीज, मास विल इंक्रीज ऑन कब? ऑन नेगेटिव चार्जिंग। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करूं? नेगेटिवली चार्ज करूं, नेगेटिव चार्जिंग दूं, तो मास बढ़ जाएगा। और इस केस में अगर देखूं तो इसमें क्या बोलूंगा? मास विल, अरे बोल भाई, मास विल डिक्रीज, मास विल डिक्रीज, यानी मास विल डिक्रीज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जिंग। यानी अगर तू किसी भी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज करेगा तो मास बढ़ जाएगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करेगा तो मास उसका डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज करने से मास में इंक्रीमेंट होता है और ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करने से मास में डिक्रीमेंट हो जाता है। सर आपने ये सिखाया कि ऑब्जेक्ट में मास बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से। इलेक्ट्रॉन को इसमें से नोट कर लिए, जल्दी नोट कर लें। ऑब्जेक्ट में मास, ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से और डिक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से। इतनी बात हमें समझ में आ गई। सर हमें ये तो बता दो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है? मैं मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो मास कैसे मालूम चलेगा? एक का तो मास बता दो। तो भाई तो देखो आगे देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, अरे एक इलेक्ट्रॉन का क्या मास है? देख भाई ये समझ में आ गया है कि नहीं आ रहा? देख एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वैसे इन चीजों को, लेकिन फिर भी अपना फर्ज है मैं इसको बताऊंगा। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को E- से शो कर रहा हूं, प्रोटॉन को P+ से शो कर रहा हूं, ठीक है। फिर एक चीज और देखेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? ऐसे चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? तो मेरे होशियार बच्चे, मेरे माटी के शेर, एक ही समझ, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 10⁻³ kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। कितना होता है? 9.1 10⁻³ kg। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, यानी मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन का मास वो होता है भैया 1.67 10⁻27 kg। ये एक प्रोटॉन का मास होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 10⁻³ kg। और एक प्रोटॉन का मास क्या है? तो एक प्रोटॉन का मास है भैया 1.67 10⁻27 kg। ये एक प्रोटॉन का मास था। आगे देखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, एक प्रोटॉन का मास हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन भैया कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज कितना होता है? माइनस का 1. ऐसे देखिए, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो Q जो होगा इलेक्ट्रॉन का, Q इलेक्ट्रॉन वो होगा मेरे पास माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यार ये तो तुमने 10th में भी सुना होगा कि माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, दोबारा सुन लिया, अच्छी बात समझ में आ गई। अगर मैं प्रोटॉन का देखूं तो Q, सर मजे की बात यह है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो यही है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन यहाँ जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव। ये हमने इसकी बातें देखी। क्या बोला गया इसमें, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻27 kg, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 10⁻19 कूलम, -1.10 कूलम, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 10⁻19 कूलम। आगे बढ़े, अरे बोलो एक चीज और बताऊं इसमें, बोलो, अगर आप बोलो तो एक चीज और बताऊं, एक चीज सुनना, तुमने शॉर्टकट नाम का कुछ सुना है, ट्रिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भयंकर ट्रिक्स है भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी फिजिक्स में तमाम सारी ट्रिक्स होती हैं, सारी ट्रिक्स देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे, लेकिन अभी हमें ना शॉर्टकट समझ में आना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, कई बार एक चीज सुना होगा आपने, 1/, इसको नोट कर लिया, रब कर दो इसको, देखो अगर आपको ना न्यूमेरिकल, इसमें देखो मेन गेम न्यूमेरिकल का है, न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे होनी चाहिए अभी बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल करेंगे तो फिजिक्स में जो मेन गेम है वो न्यूमेरिकल का है। तो एक चीज समझे, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। अगर कभी ऐसा जैसे तुम कहीं बोलते ना भाई 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। कई बार आपको जैसे 0.5 लगा तो आप ये समझ जाते हो ये इसका मीनिंग है, ये लिखा है तो उसका मीनिंग ये समझ जाते हो। इसी तरीके से एक चीज रेडीमेड इसको दिमाग में रखना, क्या रेडीमेड इस चीज को दिमाग में रखना भाई साहब, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ही काम आएगी। क्या है वो चीज भाई साहब, बता तो रही है, बताओ। 1/1.6 10⁻⁻19। अगर आपको कभी चीज ऐसी लिखी मिले, क्या लिखा मिले 1/1.6 10⁻⁻19, तो इसको सॉल्व मत करना। मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक या न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एनसीईआरटी की किसी भी टेक्स्ट बुक के, या जो मैं क्लास में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, उसमें ना ये बार बार अपीयर होगा, बहुत बार अपीयर होगा, इसको सॉल्व मत करना। इसको क्या करते हैं 1/1.6 10⁻⁻19 का सीधा मीनिंग हम क्या लिखेंगे 6.25 into 10⁻⁸ इसकी वैल्यू ये नोट कर देंगे सीधे सीधे 1/1.6 10⁻⁻19 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.25 into 10⁻⁸। तो बच्चे बोलेंगे नहीं हम नहीं करेंगे, नमस्कार भाई सॉल्व कर लीजिए, बार बार सॉल्व कर लीजिए, मोस्ट वेलकम, करता रहिए बार बार सॉल्व। और जो बच्चे सीखने के लिए बैठे हैं तो भाई आप इसको ऐसे नोट कर देना सीधे सीधे, क्या बात समझ में आती है कि 1/1.6 10⁻⁻19 ये क्या लिख दोगे सीधा सीधा 6.25 10⁻⁸। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसको नोट कर लिया, आगे समझो। ये तो था हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टी को देखा भाई, मास ऑफ चार्ज देखा कि चार्ज का किसी ऑब्जेक्ट का मास कब इंक्रीज होगा, किसी ऑब्जेक्ट का मास कब डिक्रीज होगा। अब आगे की बात अगर देखें तो कुछ बातें जो आपको नोट करनी, नोट आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें जरूर नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ रिकॉल कर रहा हूँ। पहली बात क्या, चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज की ऐसी यूनिट होती है, कूलम होती है, I = Q/dq = 80 एम्पियर × सेकंड, इसकी ऐसी यूनिट होती है, इसको कूलम भी बोल देते हैं। स्टेट सीरियस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम होती है, कूलम में कितने स्टेट कूलम 3×10⁹ स्टेट कूलम, इसमें एक कूलम में 3×10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। अगली बात अगर देखिए इसमें तो चार्ज को लेके कॉज ऑफ चार्जिंग, सी की चार्जिंग का कारण क्या है, मेन कारण तो एक्सेस एंड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम इलेक्ट्रॉन को ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ले जा सकते हैं, प्रोटॉन के एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर फिक्स होते हैं। क्यों फिक्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन को आदान प्रदान होने नहीं देगा, यानी ट्रांसफर होने नहीं देगा, अपने अंदर से बाहर आने नहीं देगा। तो प्रोटॉन नंबर ऑफ फिक्स रहते हैं, नंबर ऑफ पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई गेम है, कोई गेम नहीं है। मेन गेम किसका, इलेक्ट्रॉन का। मेन चार्ज कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन। डोमिनेटिंग चार्ज कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन। काम का चार्ज कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का क्या कर, कुछ नहीं, देखते रहे भाई उसको, ठीक है। तो चार्जिंग का कारण समझ में आया कि भाई फिर एक चीज सीखी कि पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब प्रोटॉन्स की वैल्यू बढ़ जाए, प्रोटॉन्स की वैल्यू
फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो प्रोटॉन ज्यादा दिखाई देगा, तो प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम हो जाए तो पॉजिटिव चार्जिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाए पॉजिटिव की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाए प्रोटॉन की वैल्यू कम हो जाए तो नेगेटिव चार्जिंग बोलते हैं। नेगेटिव चार्जिंग करने से क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो मास बढ़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 to the power -31 kg, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10 to the -27 kg, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 10 to the -19 कूलम, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 10 to the power -90 कूलम। और अगर पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कर दोगे तो उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, और इसके अंदर से आपने इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर लिया है। अब आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो बोले बहुत ध्यान से देख भाई, समझ में प्रोटॉन फिक्स रहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ उस चीज को, ये भी नोट कर लिया कि 1/1.6 10 to the power -19 कभी देखने को मिले तो उसका मतलब होता है 6.25 10 to the power 18। ये इसका मीनिंग है 6.25 into 10 raised to the power 18। ये था इसका भाई साहब मीनिंग। आगे समझते हैं, जरा आगे लॉजिक देखें। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में ही चल रहा है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ मैं अप्रोच कर रहा हूं, तो अगली प्रॉपर्टी सीखते हैं। देखो भाई, चार्जिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक बात का सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब देना। दो सीन महसूस करवा रहा हूं, दोनों सीन में मत खो जाना भाई, जहां आपको सिखा रहा हूं उतना सीखना, सीन में मत खो जाइएगा। कई बार क्या होता है ना, लोग सीन में खो जाते हैं। हुआ क्या, एक क्लासरूम है, गर्मी का मौसम है, लाइट चली गई, पहले लाइट थी, मान लो लाइट अभी थी, क्लासरूम में लाइट चली गई। सीन ये है, एक बेंच है, छोटी सी बेंच है, एक लड़का बैठा हुआ है, उसी पे दूसरा लड़का बैठा हुआ है, दो लड़के बैठे हैं, आराम से लाइट थी, पंखा चल रहा था, एसी चल रहा था, सब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बैठे थे, कोई समस्या नहीं थी। अब जैसी लाइट चली गई तो गर्मी लगी, इन्वर्टर सब खराब हो गया, लाइट चली गई, थोड़ा सा बोर्ड पे से रोशनी आ रही, कुछ भी ठीक है। अब जैसे लाइट चली गई तो एक लड़का दूसरे चिपकने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे लड़का चिपक गया, यार क्यों चिपक रहा है यार, पसीना आ रहे थे, बस बदबू आ रही है, मेरे को चिपक रहा है, मेरे समझ में कुछ भी नहीं यार, कैसा एक लाख मार के भगा रहा है। ठीक है, ये सीन नंबर 1 था। सीन नंबर 2 में क्या हुआ कि वही छोटी सी बेंच है, लाइट क्लास में है नहीं, एक लड़का बैठा हुआ है, लेकिन दूसरे लड़के की लड़की बैठी हुई है। अब ध्यान से समझना, सीन में मत खो जाना भाई, सब मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट समझिएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझना। क्या बोला कि छोटी सी बेंच है, गर्मी का मौसम है, क्लास में लाइट नहीं है, लड़का बैठा हुआ है, एक लड़की बगल में बैठी गई, लाइट चली गई। अब लड़की वो गलती से चिपक गई, लगा तो दोस्त ऐसी चिपक आती, गलती से चिपक गई, गलती से भाई टच हो गई और दूर घिसक गई। तो लड़का क्या बोलता है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बेशरम लड़के ने यही बोला, क्यों दूर जा रही हो, कम फील आता है, थोड़ा सा पास में आ जाओ तो फील अच्छा आने लगे, क्लास में मेरे को और अच्छे समझ में आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थोड़ा पास में आ जाओ। बाद में हालांकि क्या हुआ, सीन के लड़की ने घुमा के उसके गाल पे चांटा दिया, वो बात की बात है। लेकिन इस दो सीनों में हमें डिफरेंस क्या लगा, डिफरेंस ये लगा, एक लड़का दूसरा लड़का, छोटी बेंच, गर्मी का मौसम, लाइट नहीं, एक लात मारी, छोटी सी बेंच, लाइट नहीं, एक लड़का एक लड़की, भाई सब चिपक गए, कोशिश की, चिपके नहीं, लड़के ने कोशिश की भाई चिपक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक, उसको चांटा टच तो किया, चांटा तो मारा, कुछ तो किया, खैर। तो इससे हमें ये चीज समझ में आई, जब दो लड़के बैठे थे और एक दूसरे चिपकने की कोशिश कर रहे थे, लात मार के बाबा यार गर्मी लग रही है, चिपकने की कोशिश कर रहा है, पागल है क्या। और जो दूसरे सीन नंबर 2 में एक लड़का था, लड़की ने चिपकने की कोशिश कर रहा था, वो सोच रहा था माइंड में, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हुआ नहीं। ठीक है, इससे मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, कंक्लूजन इससे ये ड्रॉ करना चाहिए कि सेम नेचर के चार्ज क्या करेंगे, रिपेल। अरे दो लड़के थे, सेम नेचर के थे, दोनों ने क्या किया, रिपेल, और अपोजिट एक लड़के की लड़की तो अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर, एंड अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, अगली प्रॉपर्टी मेरे बेटे ये है कि सेम नेचर चार्ज, सेम नेचर चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट के रिपेल, लात मार के भगा देंगे, सेम नेचर चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। सेम नेचर का जो चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एंड सेम नेचर को कई बार आप बुकों में देखोगे तो लाइक नेचर चार्ज भी बोलते हैं। खैर हमें सेम नेचर में रखना है, ये लाइक और अनलाइक में हमें नहीं करना भाई सर। सेम नेचर का जो चार्ज है वो रिपेल ईच अदर। दूसरी बात अगर देखें, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर चार्ज, अपोजिट नेचर चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट नेचर जो चार्ज है वो क्या कर लेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। सेम नेचर का जो चार्ज है वो रिपेल करेगा, और अपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसको जरा डायग्राम बना के देख लें एक बार। जैसे मान के चलो ये मेरे पास
प्लस 5 कूलम का चार्ज था। ये भी मान के चलो मेरे पास प्लस 5 कूलम का चार्ज था। अगला सीन ले लिया, एक मेरे पास प्लस 5 कूलम का चार्ज था और एक मेरे पास मान के चलो माइनस 5 कूलम का चार्ज था। ये दो सीन मैंने ले लिए, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, यानी ये इधर रिपेल हो रहा होगा और ये इधर रिपेल हो रहा होगा। रिपेल का मतलब दूर भगने की कोशिश करेंगे। अब एक बात इसमें देखें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसकी तरफ भगने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं ये भी इसकी तरफ भगने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं रिपल्शन, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। आप बोलोगे सर के पॉजिटिव में ही होगा, तो दोनों नेगेटिव ले ले तो भी रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव में भी रिपेल कर रहे हैं। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों, इसका मान के चलो मैग्नीट्यूड अगर बराबर ना हो, एक बड़ा एक छोटा मैग्नीट्यूड हो जाए तो भी अट्रैक्शन होगा। अपोजिट नेचर अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम काइंड ऑफ चार्ज सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। ये लॉजिक है। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? आगे एक चीज देखें, इसमें एक बात का जवाब देना मेरे को। अगर ये रिपेल कर रहे हैं, सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल का मतलब दूर भगाएगा। अरे रिपेल करेगा इसका मतलब क्या होगा, अगर सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो बेटा रिपेल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को दूर भगाएगा। अब अगर एक दूसरे को दूर भगाएगा तो दूर भगाने का मतलब कुछ तो लगाएगा तभी तो दूर जाएगा। भाई मान लो तेरे को फुटबॉल से खेला है, फुटबॉल को दूर करना है तो लात मारेगा, लात मतलब क्या लगाया, तो इसमें फोर्स लगाया। तो बेटा यहाँ जब भी दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं तो रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब इसको कुछ तो लग रहा है, कुछ तो लग रहा है, यानी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो कौन सा फोर्स है उसको बोलते हैं, हालांकि इसमें बोलेंगे उसको एफ ई से शो करेंगे, आगे जाके सीखेंगे उसको भी कूलम में एफ ई से शो करेंगे, इसको भी एफ ई से शो करेंगे। अभी समझ लेना पहले पूरा, तब मैं कोई क्वेश्चन पूछना। क्या बोला इसमें, ये दोनों क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, ये क्या हो रहा है इन दोनों में रिपल्शन, इसमें क्या हो रहा है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन में भी क्या है, यानी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस एफ ई को क्या बोलते हैं, इस एफ ई को बोलते हैं, इसमें एफ का मतलब होता है फोर्स, ई का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस एफ ई का मतलब क्या है पूरे का, इसका मीनिंग है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा, रिपल्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिमिलरली अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो एफ ई का मीनिंग होगा, इस एफ ई का मीनिंग इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इसमें क्या है मेरे बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफई की अगर बात करेंगे। चलो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन जो कि हमें इसमें दिखाई भी दे रहा है, आईआईटी जेईई के लिए भी काम का क्वेश्चन है, नीट के लिए भी काम का क्वेश्चन है, एकेडमिक्स के लिए भी काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनिएगा कि अगर मैं इन दोनों, अगर मैं एक चीज समझना, मान के चलो ठीक है कि ये एफ ई जो है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलना, थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जा रहा हूं, तो समझने की कोशिश करना। मान के चलो एफ ई जो होता प्रोपोर्शनल होता, किस चीज के प्रोपोर्शनल होता, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, यानी Q1 इंटू Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता, मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट। मान के चलो इसको बोल दिया गया Q1, इसको बोल दिया गया Q2, इसको बोल दिया गया Q1, इसको बोल दिया गया Q2, ठीक है। तो जो एफ ई का जो साइन आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव जो मल्टीप्लाई होंगे तो एफ ई क्या होगा, पॉजिटिव। मान के चलो ये भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, अगर फोर्स की वैल्यू देखते तो ये भी नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे जो रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। रिपल्सिव नेचर का जो फोर्स होगा, वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात बहुत ध्यान से हमें समझनी चाहिए, ये दिमाग में रखनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा रोल आता है। क्या बोला, जो रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये कैसा होगा, पॉजिटिव, चाहे तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे दोनों चार्ज नेगेटिव। अब इस वाले सीन पे आ जाए, अगर एफ ई प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो अट्रैक्शन मिलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, ये इसका जो साइन होगा, ये साइन इसका होगा नेगेटिव।
यानी हमने एक बात ये सीखी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो नेचर है, जो साइन है, वो कैसा है? जो साइन है, साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो साइन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। यानी अगर आपको कभी फोर्स नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब वो कैसा फोर्स है? ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। अगर मैं आपको गलत नहीं हूं तो आपने ये बात आपने 11th क्लास के वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में बहुत ध्यान से समझी होगी, सुनी होगी और सीखी भी होगी। ये चीज सिखाई गई होगी आपको कि अगर कॉन्सेप्ट, उसका की कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, वो कॉन्सेप्ट इस बेसिस पे सिखाने की कोशिश की। ये की कॉन्सेप्ट था इसको समझाने का, जो मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरी बेटी। की कॉन्सेप्ट ये था कि अगर फोर्स को डिफाइन इस तरीके से करते हैं, मेरे पास जो कि आगे डिफाइन करेंगे, इसको कूलम्स ने भी बोला था, आगे उसको भी देखेंगे। कूलम बाबा ने इस पर अपने बहुत विचार प्रकट किए, उनको देखेंगे। मैंने ये बोला इसमें कि अगर किसी भी दो चार्ज के पीछे लगने वाले फोर्स का नेचर को, उसके साइन को पता करना हो, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करके मेरे पास मैंने देखा फोर्स पॉजिटिव आता था रिपल्शन के लिए, नेगेटिव आता था अट्रैक्शन के लिए, तो कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर लिया? कंक्लूजन ये ड्रॉ कर लिया, कंक्लूजन हमने ये ड्रॉ कर लिया मेरे बेटे। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर लिया? कंक्लूजन ये ड्रॉ कर लिया कि अगर मेरे पास फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव फोर्स अट्रैक्शन को शो करेगा, यानी इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर फोर्स। और अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट ऑलवेज रिप्रेजेंट देयर इज अ रिपल्शन। एंड इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन इट इज अट्रैक्टिव नेचर फोर्स। आगे बढ़े, अरे बोलो क्या इसको आगे से इसको आप नोट कर लोगे कि मैं अभी एक पॉइंट में लिखवा भी दूं? नोट किया बेटा? ये आगे बढ़े, देखो ये अगली प्रॉपर्टी की चार्ज की कि सेम नेचर का जो चार्ज होता है वो रिपेल करता है और अपोजिट नेचर का जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। आगे समझे भाई? आगे देखो, यानी अगर Fe की वैल्यू पॉजिटिव है और एक केस में Fe की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्वेश्चन ये है कौन सा फोर्स मेरे पास रिपल्सिव का होगा? तो ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव नेचर फोर्स। और ये जो फोर्स होगा ये कैसा होगा? नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव नेचर फोर्स। आगे बढ़े, फिर एक बात और बोली जाती है, अट्रैक्टिव नेचर के जो फोर्स होते हैं, तो अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स जनरली इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जो अट्रैक्टिव नेचर फोर्स होते हैं वो जनरली इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये बात न्यूटन ने भी बोली थी, ये बात कूलम ने भी बोली। देखेंगे फोर्स पॉजिटिव देखा, फोर्स नेगेटिव सीखा। अगली अगर चार्ज की प्रॉपर्टी पे आ जाए तो एक चीज समझें। क्या समझें? अगली चार्ज की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं, अगली प्रॉपर्टी चार्ज की चल रही है, नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी? नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसको नेचुरल प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? ये वो प्रॉपर्टी जिसमें किसी साइंटिस्ट का कोई रोल पार्ट नहीं है, किसी साइंटिस्ट का कोई रोल नहीं है इसको बनाने में, ये सब नेचर में था, हमने बस उस प्रॉपर्टी का यूज करना सीखे हैं। ऐसा क्यों होता है ये भगवान को मालूम है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके होने से क्या कर सकते हैं वो सब साइंटिस्ट को मालूम है, अपने को मालूम है, वो सारी चीजें अपन इसमें सीखेंगे। इसको नाम नेचुरल प्रॉपर्टी दिया गया। अगर मैं बोलूं तो ये प्रॉपर्टी मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है। अपने आप में चार्ज की प्रॉपर्टी देखी जाए तो फिर प्रॉपर्टी नहीं, ये चैप्टर है पूरे के पूरे, डिटेल में चैप्टरों को भी लिखेंगे इनके नाम पे। देखो तो नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है? सबसे पहले मान के चलो ये कोई चार्ज था क्यू, ये भी कोई चार्ज क्यू था, ये क्यू था, ये भी क्यू है,
और मान के चलो ये भी जो चार्ज है ये चार्ज है Q। 3 हमने केस लिए, ये नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जैसे कह रहे हैं। इस केस में मान के चलो जो चार्ज था, ये चार्ज कैसा था, ये चार्ज था मेरे बेटे रेस्ट में, ये जो चार्ज था वो कैसा था रेस्ट में। ये जो चार्ज था ये क्या कर रहा था, मूविंग, ये जो चार्ज था मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो चार्ज था, पहला जो चार्ज था मेरे बेटे वो था रेस्ट में, और जो चार्ज ये दूसरा है ये क्या कर रहा है, ये जो चार्ज है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और तीसरा केस ये कि चार्ज पागल हो जाए, चार्ज पागल हो जाए। अब जरा तीनों बहुत ध्यान से समझिएगा। चार्ज अगर रेस्ट में था इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था स्पीड 0। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा 0, यानी कांस्टेंट स्पीड के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ स्पीड है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और इसका मतलब क्या है कि चार्ज पागल हो जाए। ये पूरा चैप्टर है अपने आप में, चार्ज पागल हो जाए। चार्ज पागल हो जाए इसका मतलब क्या है कि इसकी जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो कैसी है, तो भाई इसको बोलते हैं चार्ज पागल हो जाए को कायदे से फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज है, यानी एक्सेलरेशन है इसमें, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। 3 टाइप से हो सकता है। वैसे भी हम जानते हैं मोशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला मोशन ये हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे, दूसरा मोशन ये हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से मोशन ना करे। कांस्टेंट स्पीड से मोशन करते तो यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन नहीं करता तो बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हमने 2-3 केसेस में टोटल लिए कि चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो नेचर ये कहता है कि जब चार्ज रेस्ट में होगा, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो अपने चारों तरफ सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं आपको यहां नोट कर देता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक जो फील्ड जब भी लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी नोट करेंगे मेरे बेटे, उसको रिप्रेजेंट किया करेंगे ई वेक्टर से। इसको ई वेक्टर भी बोल सकते हो, ई बार भी बोल सकते हो। और जब मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी वेक्टर से, या बी बार भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर में, पूरी फिजिक्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो बी वेक्टर, बी बार इसको बोलेंगे। तो इस केस में ये बोला गया कि जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड, चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा और कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी ई वेक्टर ओनली। और जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा चारों तरफ, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी चारों तरफ प्रोड्यूस कर रहा होगा। और अगर ये चार्ज पागल हो जाए तो भाई साहब क्या करेगा, चार्ज अगर पागल हो जाएगा तो क्या करेगा, इधर नोट कर देता हूं। चार्ज पागल हो जाए तो बारातियों वाला डांस करता है। बारातियों वाला डांस करेगा। ये हिंदी मीडियम नहीं चलना, समझा रहा हूँ बस, इसको बोर्ड मत लिखिए भाई साहब, इसको बोर्ड मत लोड कर दिया, काटते जाओ पूरा अपने समझाने के लिए। फिर अगर चार्ज पागल हो जाए यानी एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो क्या करेगा, तो बाराती वाला डांस करेगा। बाराती वाला डांस का मतलब क्या हुआ, तो उसको देख, पहले इतना नोट कर, बाराती वाले डांस का मतलब समझाता हूँ। नोट कर बेटा इसको, ये बात क्लियर है कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज मोशन करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ में तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ। और चार्ज अगर पागल हो जाए यानी एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज हो तो बाराती वाला डांस करेगा। बाराती वाला डांस का मतलब नोट कर ले, उससे डायग्राम बना दूंगा। बाराती वाला डांस करेगा, दैट इज प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
यानी अगर चार्ज पागल हो जाएगा तो बाराती वाला डांस करेगा। बाराती वाला डांस का मतलब मेरे बेटे ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव का मतलब एनर्जी होता है, वेव का मतलब वो नहीं होता जो तू समझता है कि हे वे बेटा व्हाट आर यू